तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटेरिक फीवर। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो एंटेरिक फीवर इज़ अ सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साल्मोनेला एंटेरिका। ये एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है और कहा जाए तो मल्टी सिस्टमिक इन्फेक्शन है। मल्टी सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं ये उनको भी अफेक्ट करता है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है साल्मोनेला एंटेरिका, जिसका सीरोटाइप कौन से इंक्लूडेड है, टाइफी और पैराटाइफी। पैराटाइफी में भी ए, बी और सी। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो कि किससे होता है, साल्मोनेला एंटेरिका। साल्मोनेला एंटेरिका में भी एक टाइफी और पैराटाइफी से होता है। पैराटाइफी में भी ए, बी और सी इसमें इंक्लूड। अब ये टाइफाइड फीवर करवाता है या फिर पैराटाइफाइड फीवर करवाता है। टाइफाइड फीवर नॉर्मली क्या कौन करवाता है, एस टाइफी, और जो पैराटाइफाइड फीवर है वो कौन करवाता है, एस पैराटाइफी। इनके नाम से ही पता चल रहा है, एस टाइफी ओनली टाइफी लिखा है तो टाइफाइड फीवर, और पैराटाइफी ए बी सी तीनों वो क्या कराते हैं, पैराटाइफाइड फीवर। ट्रांसमिशन, अब इसका ट्रांसमिशन देखें तो फीको ओरल रूट से होता है। फीको ओरल रूट, जब भी कोई इंसान कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम करता है तो इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। इसका रिजर्वियर, इस जो इन्फेक्शन करने साल्मोनेला एंटेरिका का जो रिजर्वियर है वो ओनली ह्यूमन है। ह्यूमन में आके ही वो अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। कॉमन आर द रीजन्स विद पुअर सैनिटेशंस, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई एंड इम्प्रॉपर फूड हाइजीन। अब सबको पता है कि जब कंटेमिनेटेड फूड और वाटर अब कैसे आएगा, पुअर सैनिटेशन हो, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई हो, इम्प्रॉपर फूड हाइजीन हो। जब फूड हाइजीन बनाने में जब भी फूड बनता है तब हाइजीन प्रैक्टिस का इन्वॉल्वमेंट ना हो रहा हो, जहाँ से भी हमको पीने का पानी सप्लाई हो रहा हो वो कंटेमिनेटेड हो, या फिर जो लोग हैं वो ही पुअर सैनिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं। इंसिडेंट्स आर हाई इन साउथ ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इंक्रीजिंग कंसर्न, इसका इंक्रीजिंग कंसर्न मतलब कंसर्न क्यों है, एंटेरिक फीवर इतना कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स, जो साल्मोनेला टाइफी है इसकी जो स्ट्रेन्स हैं वो अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली एक इंसान है वो अब हर किसी इन्फेक्शन के लिए, हर किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक लेता है। एंटीबायोटिक लेने की वजह से अब उसको रेजिस्टेंस हो गया है। रेजिस्टेंस का मतलब आप समझते होंगे, रेजिस्टेंस हो गया है मतलब अब जो एंटीबायोटिक हैं वो उसको असर नहीं कर रही हैं। या तो उसको एंटीबायोटिक का डोज बढ़ाना पड़ रहा है या तो उसको एंटीबायोटिक ही चेंज करनी पड़ रही है। जो नॉर्मली एंटीबायोटिक जो किसी डिजीज़ को कम कर सकती थी अब वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं कर रही है। इसलिए ये जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाने की वजह से ये एक कंसर्न है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। अब साल्मोनेला एंटेरिका एक ग्राम नेगेटिव मोटाइल बैसिलस है। ये फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए। फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर कहीं उसको ऑक्सीजन मिल भी जाती है, ऑक्सीजन मिलती है तब भी वह तब भी वह ज़िंदा रहेगा। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है लेकिन और प्रोड्यूस करता है H2S। कैटेलेज पॉजिटिव है और ऑक्सीडेज नेगेटिव। ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है वाइवा में। तो इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। ये ग्राम नेगेटिव मोटाइल बैसिलस है, फैकल्टेटिव एनारोब है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है, कैटेलेज पॉजिटिव है और ऑक्सीडेज नेगेटिव। क्या पढ़ा हमने, ये एक ग्राम नेगेटिव है बैसिलस, दूसरा ये फैकल्टेटिव एनारोब है, तीसरा ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है, चौथा ये ऑक्सीडेज और कैटेलेज, ये कैटेलेज पॉजिटिव और ऑक्सीडेज नेगेटिव है।
इसके बाद देखिए इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में हम थ्री टाइप्स के देखते हैं, ओ एंटीजन, एच एंटीजन और वी आई एंटीजन। ओ एंटीजन है जिसको हम सोमैटिक भी बोलते हैं, एच एंटीजन है जिसको हम फ्लैजिरल बोलते हैं, और वी आई एंटीजन है जो कि कैप्सुलर है। ओ एंटीजन हीट स्टेबल है और यूज्ड फॉर सीरो ग्रुपिंग। एच एंटीजन हीट लायबल है और यही इसको मोटिलिटी देता है। अब ये इसको मोटिलिटी क्यों दे रहा है, क्योंकि ये फ्लैजिला में है। फ्लैजिला में है तो हम समझ सकते हैं फ्लैजिला ही कोई बैक्टीरिया यूज़ करता है फॉर द मूवमेंट एंड हेल्प इन सीरो टाइप। वी आई एंटीजन है, ये कैप्सूल में है, तो स्पेसिफिक टू एस टाइफी। एस टाइफी में क्या है, ये इनहिबिट करता है फैगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट फॉर द विरुलेंस। अब एक एक करके हम समझेंगे। ओ एंटीजन है वो सोमैटिक है। ओ एंटीजन हमारी सेल मेम्ब्रेन में होता है, हमारे नहीं बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में होता है, और ये हीट स्टेबल है। हीट स्टेबल मतलब ये जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो भी ये बैक्टीरिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एच एंटीजन ये फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको क्या देता है, मोटिलिटी देता है। तीसरा है वी आई एंटीजन। वी आई एंटीजन पे नॉर्मली शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो वी आई एंटीजन सबसे पहले इसके नाम पे देखते हैं वी आई। वी आई को रिप्रेजेंट करता है विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब अपना विरुलेंस नाम में ही पता चला है। विरुलेंस मतलब वायरस से कुछ नहीं, मतलब जो अपना जो इन्फेक्शन है, वो जो चीज़ है उसको शो करने का जो पावर है वो इसमें है, वी आई एंटीजन में, ऐसे बोलते हैं। तो विरुलेंस नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो विरुलेंस प्रॉपर्टी है वो वी आई एंटीजन की वजह से आती है। और इसमें हमने देखा कि एस टाइफी में ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है फैगोसाइटोसिस एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी। नॉर्मली जब कोई पर्सन है, जब साल्मोनेला टाइफी उसके अंदर जाता है तो मैक्रोफेजेस हैं वो उसके पास आते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उस जो बैक्टीरिया है उसको एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ करने के बाद भी उसको फैगोसाइटोसिस करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, उस फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देता है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी है जो इसके ऊपर होने वाली है उसको भी इनहिबिट कर देता है। नॉर्मली जो एच एंटीजन है ये मोर इम्यूनोजेनिक होते हैं, और जो ओ एंटीजन है वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। जो ओ एंटीजन है उनके लिए बॉडी में ओ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और एच एंटीजन के लिए एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। जो ओ एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत ही अर्ली अपीयर होती हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसअपीयर भी हो जाती हैं। तो अगर हमें किसी की बॉडी में ओ एंटीबॉडी दिखती हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही रीसेंट इन्फेक्शन है। और एच एंटीबॉडीज़ हैं वो लेट अपीयर होती हैं और लेट डिसअपीयर होती हैं। तो अगर किसी के बॉडी में एच एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं तो इसका मतलब वो लेट स्टेज में पहुंच गया है। अब इसके बाद हम सीरोटाइपिंग जो होती है वो कॉफमैन और वाइट स्कीन के बेसिस पे होती है, और इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नाम नॉर्मली उसमें ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। एपिडेमियोलॉजी में देखें तो ज़्यादा पूछते नहीं हैं, लेकिन तब भी हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में देखते हैं। एज ग्रुप है, एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं? रिस्क फैक्टर हम पहले से ही जानते हैं कि पुअर सैनिटेशन, अनहाइजीनिक हैंडलर्स एंड कंटेमिनेटेड वाटर एंड द कंजप्शन ऑफ रॉ और अंडर कुक्ड फूड। नॉर्मली जो लोग अपने फूड को बिना धोए या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उसको बिना कुक किए अच्छे से कच्चा खा जाते हैं, तो उसमें वो जो एनिमल है उसको पहले से ही फीवर हो सकता है, या पहले से ही एंटेरिक जो साल्मोनेला एंटेरिका है वो उसको अफेक्टेड होता है, और उसको हम अगर अच्छे से कुक ना करें और उसको कंज्यूम करें तो नॉर्मली हमको वो फीवर हो जाता है एंटेरिक।
अब देखते हैं कैरियर्स। कैरियर्स के बारे में, कैरियर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैरियर्स पूछा जाता है। कैरियर्स हम देखें तो कन्वल्सेंट कैरियर होते हैं और क्रोनिक कैरियर होते हैं। कन्वल्सेंट कैरियर वो होते हैं जो कि शेडिंग ऑफ बैक्टीरिया अप टू 3 मंथ्स, जो कि 3 मंथ तक बैक्टीरिया को शेड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी इंसान को इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के 3 मंथ के बाद तक वो शेड करेगा। शेड कैसे कर सकता है? या तो स्टूल्स में या फिर यूरिन में। तो वो जो बैक्टीरिया है वो 3 मंथ्स तक शेड हो पोस्ट इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन वो होता है, शेडिंग है वो 12 मंथ से ज़्यादा तक हो, कॉमनली फ्रॉम गॉल ब्लैडर, स्पेशली इफ गॉल स्टोन्स आर प्रेजेंट। नॉर्मली क्या होता है, जब बैक्टीरिया है इन्फेक्ट करता है इंसान को, तो वो उसके गॉल ब्लैडर में जाके फिर स्टूल्स में निकलता है। तो जब गॉल स्टोन्स होते हैं तो वो गॉल स्टोन में प्रिजर्व हो जाता है एज अ स्पोर्स के फॉर्म में, और फिर वो स्टूल्स में धीरे धीरे निकलता रहता है। तो मोर देन 12 मंथ्स तो वो होते हैं क्रोनिक कैरियर्स। फेमस एग्जाम्पल टाइफाइड मैरी का नाम ये एक कुक थी जिसने पूरे गांव को टाइफाइड फैला दिया। जेनेसिस ऑफ एंटेरिक फीवर। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले होगा इंजेशन में कोई भी इंसान है वो कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड को इंजेस्ट करेगा, जो कि जिसमें एस टाइफी और एस पैराटाइफी हो। सेकंड है, जो अब इंजेक्शन किया तो उसके बाद वो हमारे स्टमक में पहुंचेगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जो एसिडिटी है वो उसको सर्वाइव कर लेता है। तो नॉर्मली जब ज़्यादा एसिडिक होगा तो शायद हो सकता है कि बैक्टीरिया वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए और वहीं पे वो अपना इन्फेक्शन ना फैला पाए। तो जिन पर्सन्स में जो एसिडिटी है वो कम होती है, जिन पर्सन में एसिडिटी कम होती है उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी जिनमें कम होती है उनमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और दूसरा, जिनको हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन होता है उनमें भी इसका रिस्क है जो फैक्टर बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी किन में नॉर्मली कम होती है? जो बच्चे होते हैं लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में गैस्ट्रिक एसिडिटी कम होती है, तो उनमें ये ज़्यादा हो सकता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद, स्पेशली इन द टर्मिनल इलियम में पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे एम सेल्स ऑफ पेयर पैचेस। नॉर्मली इलियम में पेयर पैचेस होते हैं, पेयर पैचेस को वो इन्वेड करेंगे क्या, एम सेल्स को, और क्रॉस द इंटेस्टिनल एपिथीलियम। अब जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी एपिथीलियम को ये आए और उनने क्रॉस कर दिया। फिर क्या होगा, अब इनने क्रॉस किया है तो नॉर्मली क्या होता है, मैक्रोफेजेस आते हैं उनको इनगल्फ करने के लिए। तो फैगोसाइटोसिस होगा मैक्रोफेजेस से, और ये क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैक्रोफेजेस इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, लाइजोसोम्स आते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। पर ये क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा था, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी को भी कम करते हैं और फैगोसाइटोसिस को भी इनहिबिट करते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस में तो चले जाएंगे, लेकिन इनका जो डीजेनरेशन है वो नहीं होगा, ये इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई होने के बाद अब मैक्रोफेज हैं वो कहाँ जाएंगे, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड की तरफ जाएंगे। लिम्फ नोड में से फिर वो लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद जब वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो उसको बोलते हैं, उसके बाद आएगा प्राइमरी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया इन ब्लड। जब ब्लड में ये बैक्टीरिया आ जाए तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। प्राइमरी बैक्टीरिया क्योंकि ये माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब ये ब्लड में आएंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन अभी तक इनका सिम्टम नहीं आया है। उसके बाद आएगा कुछ टाइम हो जाने के बाद सेकेंडरी बैक्टीरिया।
सेकेंडरी बैक्टीरिया मोर सीवियर होता है और इसमें ही हमारे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, फीवर, टॉक्सिसिटी, ये सब दिखती है। अब पेशेंट है वो अपने सिम्टम लेके आएगा। फिर उसके बाद आता है बाइलरी एक्सक्रीशन। बाइलरी एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म है वो री एंटर करता है इंटेस्टाइन को वाया बाइल में री एंटर करता है और लीड्स टू अल्सरेशन। अल्सरेशन होगा तो हेमरेज होगा और नेक्रोसिस ऑफ पेयर्स पैचेस। ये यहाँ के इनके ये अपने पीक पे हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया अपना पीक दिखाता है, सबसे ज़्यादा मतलब जब परेशानी होती है किसी पर्सन को, तो जब वो अपने पीक पे आता है तब ये होता है नेक्रोसिस हो जाता है और अल्सरेशन होने लगती है। विरुलेंस फैक्टर क्या है, क्या मतलब विरुलेंस फैक्टर है जो कि बैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहा है। तो बैक्टीरिया को जो सपोर्ट कर रहा है हमने पहले ही पढ़ा है VI एंटीजन, जो कि इनहिबिट कर देता है फैगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग को। अब लिपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन, लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि बैक्टीरिया का है, वो कुछ ऐसे चेंजेस करता है अपने लिपोपॉलीसैकेराइड में जो कि सबसे पहले तो लाइसोसोम को उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देते। जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होते तो वही है ये फीवर कॉज करते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं। तीसरा है टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम। टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम ये क्या है, इंजेक्ट वायरुलेंस प्रोटीन इनटू द होस्ट सेल। ये कुछ प्रोटीन्स को इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल में। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। अब जब ये वायरस हो गया, पूरा पैथोजेनेसिस हो गए, उसके बाद क्या होगा, एक बार हम पैथोजेनेसिस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वो बैक्टीरिया है, किसी भी फूड कंटेंट में या फिर वाटर में है, इंजेक्शन हुआ। दूसरा है उसके बाद इंजेक्शन करने के बाद वो गैस्ट्रिक एसिडिटी को सर्वाइव कर लेगा, कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा इंटेस्टाइन की एपिथेलियम, जिसको क्या बोला था, पेयर्स पैचेस के एम सेल को इन्वेड करेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस को खाने की कोशिश करेंगे, फैगोसाइट करेंगे। फैगोसाइट ये हो जाएंगे, उसके बाद भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे बल्कि मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये क्या करेंगे, अब जाएंगे ये लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में कहाँ पे ये स्प्रेड होंगे, लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में आने के बाद ये क्या कराएंगे, प्राइमरी बैक्टीरियमिया एसिम्प्टोमेटिक होता है। दूसरा ये कराएंगे सेकेंडरी बैक्टीरियमिया, ये सीवियर होता है और इधर ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। उसके बाद ये क्या है, बाइलरी एक्सक्रीशन होता है इनका, बाइल्स में तो पहुंच गए, वहाँ से एक्सक्रीट होंगे, एक्सक्रीट होके दोबारा से इंटेस्टाइन में जाएंगे। इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर से वही क्या करेंगे, नेक्रोसिस कराएंगे पेयर्स पैचेस का और अल्सरेशन कराएंगे। तो ये था पूरा पैथोजेनेसिस। वायरुलेंस हमने देखा, 3 फैक्टर हैं विरुलेंस फैक्टर। एक तो VI एंटीजन जो कि फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा और कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग कराएगा, लिपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन जो कि फीवर करवाएंगे, और टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम जो कि एक प्रोटीन है जिनको इंजेक्ट करते हैं, विरुलेंस प्रोटीन है जिसको इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल। नाउ द क्लिनिकल फीचर हमको पता है क्या है, फीवर, एंटेरिक फीवर, हमने नाम सुना है एंटेरिक फीवर मतलब क्या है, इसमें फीवर आएगा, तो फीवर को भूलना नहीं है कि फीवर इसमें क्लिनिकल फीचर मेन है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 14 डेज़ है। अब इसमें जो वीक वाइज है प्रोग्रेशन होता है, 4 वीक लगते हैं, जो अलग अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। सबसे पहले फर्स्ट वीक, कोई भी बैक्टीरिया आया, इन्वेजन हुआ, उसका इन्वेजन फेज़ होता है फर्स्ट वीक में। सबसे पहले क्या, राइजिंग फीवर, बढ़ता हुआ फीवर आएगा, वो भी स्टेप लैडर मतलब ऐसे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट। यहाँ पे कम नहीं होता है फीवर, बढ़ता ही जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन बढ़ेगा। फिर उसके बाद हेडेक, मेलाइज और एनोरेक्सिया। हेडेक सबको पता है, मेलाइज मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग उस पेशेंट को होगी। फिर एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन
डायरिया भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा कॉमन है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा उसको अकोटेड टंग। सेकेंड वीक आएगा जिसको हम टॉक्सिमिक फेज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या आएगा, हाई ग्रेड फीवर कंटिन्यूस बना रहेगा। फर्स्ट वीक में क्या था, स्टेप लैडर की तरह वो बढ़ रहा था, अब यहाँ पे वो एक हाई हो गया है, अब वहीं कंटिन्यू रहेगा। हाई ग्रेड फीवर आएगा। रोज स्पॉट्स दिखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, रोज स्पॉट्स क्या है, पिंक मैक्यूलोपेपुलर रैश है। मैक्यूलोपेपुलर मतलब पिंपल लाइक रैश हैं जो कि एब्डोमेन और चेस्ट में दिखते हैं। हिपेटोस्प्लीनोमेगेली देखी जाएगी, एब्डोमिनल पेन और डिलीरियम। टाइफॉइड स्टेट, डिलीरियम, टाइफस का मतलब ही है ब्लरी स्टेट, डिलीरियम दिखेगा। वीक 3 जो कि कॉम्प्लिकेशन फेज़ है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो अपने पीक पे आ गया है। अब पीक पे आ गया है तो मैंने बताया था क्या होगा, पीक पे आएगा तो इंटेस्टिनल हेमोरेज कराएगा, इंटेस्टिनल हेमोरेज और परफोरेशन, दोबारा से वो इंटेस्टाइन में आगे पेयर्स पैचेस का क्या कराएगा, हेमोरेज और अल्सरेशन कराएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सीवियर सिस्टमिक सिम्टम्स हमको दिखेंगे और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी यहाँ पे दिखते हैं। अब फोर्थ वीक एक रिकवरी फेज़ है। इसमें क्या आएगा, पोटेंशियल रिलैप्स ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड केसेस। अब यहाँ पे जो फोर्थ वीक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलैप्स हो सकता है। कोई पेशेंट, इसको हम रिकवरी फेज़ बोल रहे हैं, मतलब उस पेशेंट ने ठीक होना चालू ही किया है, लेकिन यहाँ पे रिलैप्स हो सकता है जो कि अनट्रीटेड। अब किसी ने या तो ट्रीटमेंट ही नहीं कराया, उसको फिर से रिलैप्स होगा, उसी ने फिर से वही हाइजीन प्रैक्टिस की या फिर से ही किसी मतलब वो हो गया, फिर से इन्फेक्ट हो गया खुद से ही या फिर किसी और से, या उसने किसी और को किया, या वही फूड उसने दोबारा खा लिया। पार्शली ट्रीटेड पेशेंट्स को भी रिलैप्स हो सकता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आएगी, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड कॉम्प्लिकेशंस में अकर इन 10 to 15% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस वही कॉम्प्लिकेशंस हो गई जो हम पढ़ रहे हैं, अल्सरेशन, जीआई ब्लीडिंग और इलियल परफोरेशन। अब ये क्या थी, इंटेस्टिनल परफोरेशन कॉम्प्लिकेशंस थी। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था, ये सिस्टमिक इन्फेक्शन है। सिस्टमिक मतलब बहुत सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मतलब सारे ही इन्वॉल्व होते हैं। हेपेटाइटिस हो जाएगा, कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, मायोकार्डाइटिस, न्यूमोनिया, एन्सेफेलोपैथी, मेनिंजाइटिस, हीमोफैगोसाइटिक सिंड्रोम। ये रेयर है ये, लेकिन सारे सिस्टम तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं। तो ये था इसके कॉम्प्लिकेशंस। आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करना है। द चॉइस ऑफ द टेस्ट डिपेंड अपॉन द इलनेस स्टेज। जो भी हम डायग्नोस कर रहे हैं, हमें पता है कि हम एंटेरिक फीवर के लिए डायग्नोस कर रहे हैं, उसके बाद हमें पता है कि इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेज हमने अभी पढ़ी, फर्स्ट वीक में अलग है, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में और फोर्थ वीक में। तो जो पर्सन है वो जिस वीक में जिस स्टेज में चल रहा है उस हिसाब से हम इसका सैंपल कलेक्शन करते हैं। अगर फर्स्ट वीक में है तो हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, सेकेंड वीक में है तो हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं, थर्ड वीक में है तो हम स्टूल सैंपल लेते हैं, और 4 वीक में है तो हम यूरिन सैंपल लेते हैं। इसको हम एज अ निमोनिक BASU से याद रखते हैं, वासु। सबसे पहले ब्लड कल्चर हम कब लेते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इन फर्स्ट वीक, बेस्ट सेंसिटिविटी इन 7 to 10 डेज, इसलिए हम फर्स्ट वीक में लेते हैं। इसमें सैंपल क्या 5 to 10 ml हम ब्लड लेंगे, और फिर उसके बाद ब्रॉथ का नाम है BHI और ट्रिप्टिक सोए ब्रॉथ में। ऐड बाइल सॉल्ट, हम बाइल सॉल्ट क्यों ऐड करेंगे, टू सप्रेस द नॉर्मल फ्लोरा, जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको सप्रेस करने के लिए। इसकी सेंसिटिविटी है वो 70 to 80% होती है। और जैसे जैसे इसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं फीवर की, इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होती है। सेकेंड है बोन मैरो कल्चर ले लेंगे, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, पॉजिटिव। अगर वो एंटीबायोटिक थेरेपी पे भी चल रहा है, मतलब पर्सन ने एंटीबायोटिक्स लेना चालू कर दिए हैं, तब भी अगर उसको फीवर है या फिर वो इन्फेक्टेड है इन्फेक्शन से, तो भी ये पॉजिटिव आएगा, मतलब रियल रिजल्ट दिखाएगा।
तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, फिर उसके बाद आया स्टूल कल्चर। हमने बोला 3rd वीक में करते हैं, पॉजिटिव फ्रॉम 2nd वीक ऑनवर्ड मतलब आगे 2nd वीक के बाद ये पॉजिटिव आता है। मोस्ट यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग कैरियर्स को डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना इन्फेक्शन इन्हीं तरीके से तो पहुँचाते हैं, स्टूल और यूरिन के ज़रिए। फिर प्लेटेड ऑन सिलेक्टिव मीडिया लाइक, अब किस सिलेक्टेड मीडिया में, XLD और DCA सिलेक्टिव मीडिया में इनका कल्चर करते हैं। फिर आया यूरिन कल्चर, ये लेस रिलायबल है और ये पॉजिटिव होता है 2nd to 3rd वीक में। विडाल टेस्ट, नॉर्मली हम एंटेरिक फीवर के लिए विडाल टेस्ट ही देखते हैं जो कि एंटीबॉडी डिटेक्शन है। अगर किसी पर्सन को फीवर हो गया है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना चालू हो जाती हैं। हमने देखा था O एंटीजन, H एंटीजन होता है। O एंटीजन के लिए O एंटीबॉडी बनती है और H एंटीजन के लिए H एंटीबॉडी बनती है। O एंटीबॉडी है उनको हम अर्ली अपीयर होती हैं, अर्ली डिसअपीयर होती हैं। तो अगर ये आती हैं तो हमको पता चलता है कि अर्ली इन्फेक्शन है। और H है वो लेट अपीयर होती हैं, लेट डिसअपीयर होती हैं, इसलिए हमको पता है कि ये लेट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीन यहीं लिखा है, O एंटीजन है तो अर्ली राइज आएगा, अर्ली स्टेज है। H एंटीजन है, लेट है, परसिस्टेंट लॉन्गर है, तो क्या ये लेट स्टेज को बताएगा। सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है इसमें, क्या है, राइजिंग टिटर पेयर्ड सीरम। हम सीरम है उसको लेंगे और पेयर्ड में उसको डाइल्यूट करेंगे, 2 पेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अलग अलग एंटीजन डालेंगे, O एंटीजन, H एंटीजन, A एंटीजन, B एंटीजन, अलग अलग एंटीजन डालेंगे। उसके हिसाब से फिर एंटीबॉडीज़ अगर होंगी तो एग्लूटिनेशन प्रोसेस होगा और यहाँ पे हमको दिखेगा। फिर उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं, इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव मतलब अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन ही नहीं है तब भी पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वो पर्सन क्या हो, उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, अनरिलेटेड डिफरेंट इन्फेक्शन हो, दूसरा इन्फेक्शन होगा तो वो पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी बात है, हो सकता है वो पर्सन एंटेरिक फीवर के लिए ही वैक्सीनेशन करवा के लेके आया हो। वैक्सीनेशन है तो ऑफकोर्स उसमें एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनने के बाद तो उसको इन्फेक्शन नहीं है, उसने तो वैक्सीनेशन करवाया है, इस वजह से उसका पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा है फॉल्स नेगेटिव क्यों आ रहा है? फॉल्स नेगेटिव क्या हो सकता है? या तो अर्ली इन्फेक्शन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दी हमने डिटेक्ट किया है, एग्लूटिनेशन हमने करवाया है, एंटीबॉडीज हो सकता है अब उतनी प्रोड्यूस ही नहीं हुई तो फॉल्स नेगेटिव, उसको इन्फेक्शन है तब भी वो नेगेटिव आ रहा है। और दूसरा है प्रोजोन फिनोमेना। प्रोजोन फिनोमेना की वजह से भी फॉल्स नेगेटिव आता है। प्रोजोन फिनोमेना क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से जो हमारा जो रिज़ल्ट है हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और नेगेटिव हमको लगता है। हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन ये लेस रिलायबल होते हैं कल्चर से। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में सेफ्ट्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन और किप्रोफ्लोक्सिन हम देते हैं। अब ये जो है, अब इसको हम प्रेफर्ड नहीं करते क्योंकि नॉर्मली रेजिस्टेंस आ गया है। ड्यूरेशन क्या देंगे? अगर अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेट है तो हम 10 डेज़ तक देंगे, अगर कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है तो 14+ डेज़ देंगे। और तब तक देंगे जब तक फेब्राइल कंडीशन नहीं आ जाती, मतलब तब तक फीवर नहीं रुक जाता। अब हमने देखा था कि MDR टाइफॉइड और XDR टाइफॉइड हो गया है, मतलब रेजिस्टेंस हो गया है लोगों को कुछ मेडिसिन से। तो अब जिनको MDR टाइफॉइड है उनको हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन देंगे। उनको XDR टाइफॉइड हो गया है तो उनको हम कार्बापीन्स देंगे। कैरियर स्टेट ट्रीटमेंट, अब कोई कैरियर स्टेट में है, मतलब उनको खुद तो उनको नहीं लग रहा है कि उनको कोई इन्फेक्शन है, लेकिन वो कैरियर है, उनके अंदर है वो चीज़ स्पोर फॉर्म में या फिर किसी भी लेटेंट फेज़ में है वो, तो अब उनको क्या देंगे? लॉन्ग कोर्स ऑफ क्रिप्रोफ्लोक्सिन देंगे।
और ज़्यादा रहा तो हम उनकी गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देंगे। सपोर्टिव केयर हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड्स दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं उनके इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन को। इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम देखें तो जनरल मेजर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फूड सेफ्टी में हम रॉ फूड को अवॉइड करें, वॉश प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान दें और पास्चराइज मिल्क पिएं। वैक्सीनेशन, यहाँ पे हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज लगती है और 2 साल तक प्रोटेक्ट करती है। TY21A वैक्सीन है जिसको हम ओरली देते हैं और ये 4 कैप्सूल्स एवरी अदर डे दिया जाता है। VITT कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, ये न्यूअर है और ये इन्फेंट्स में होती है जो कि 6 महीने से बड़े हैं। लॉन्गर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये इंडिया में यूज़ होती है। पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस क्या है, अर्ली हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, कैरियर्स का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आउटब्रेक रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और हेल्थ एजुकेशन है वो हम फैलाना चाहते हैं एंडेमिक एरिया में। अब समरी लेते हैं, हमने अभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या रखा जिनको हमको याद रखना है। कॉजेटिव एजेंट क्या है हमारा, साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी। ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज है। क्लासिकल साइंस क्या है, स्टेप लैडर फीवर, रोज स्पॉट्स और ब्रेडिकार्डिया। डायग्नोसिस में क्या, हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कल्चर्स का यूज़ करते हैं। ब्लड कल्चर, विडाल टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या एंटीबायोटिक्स देते हैं और रेजिस्टेंस हैं तो उनके लिए हम अलग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशन जब सीवियर अपने पीक पे होता है तो कि GI ब्लीडिंग, परफोरेशन और एन्सेफेलोपैथी हो जाती है। प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीनेशन और हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्लीन वाटर एंड फूड का इंटेक कर सकते हैं।